ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आज एक सेमिनार लिया गया 11 अगस्त के रोज़ गुलशन फंक्शन हॉल में दोपहर के दरमियान ये सेमिनार लिया गया। इस समय यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अंसारी यहाँ पर मौजूद थे। उनका बड़े पैमाने पर सत्कार किया गया। तो मंच पर मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी, मौलाना जहांगीर नदवी, उसी के साथ साथ एमआईएम के ज़िला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज़ खान, उसी के साथ साथ तहरीक औक़ाफ़ के ज़िला अध्यक्ष मोइज़ अंसारी, ये मान्यगण वो मंच पर हाजिर दिखाई दिए। तो इस कार्यक्रम का आयोजक फारूक ओबीसी इन्होंने किया था। उनके साथ जुड़े रहे सईद अंसारी, इन्होंने मिलकर ये कार्यक्रम को आयोजन किया और कार्यक्रम को कामयाब बनाया। इस कामयाब बनाते इस समय मानवत, सेलू, पाथरी के भी तमाम नगर सेवक, माजी नगर सेवक ये भी मौजूद थे, जिस पर मानवत के हबीब भड़के यहाँ पर अपनी इनकी हाजिरी दिखाई दी। मेरा सारी दुनिया से कहीं भी जलता हुआ घर हो, अपना घर लगे मुझे। यहाँ पे जमे हुए मेरे सारे भाइयों और स्टेज पे बैठे वाले सब बड़े बुजुर्ग और अच्छा नेकी का काम करने वाले सब स्टेज के बड़े मंडली दोस्तों, यहाँ पे ओबीसी के बारे में एक जागृति अभियान या ओबीसी की हक्क परिषद यहाँ पे लगाई गई है। अभी नाविक महामंडल के अध्यक्ष भी उन्होंने भी बात रखी कि यहाँ पे लोग जरा कम आए हैं, लेकिन परभनी का माहौल ही कुछ उस तरह से बनाना चालू हो गया है ताकि लोग इकट्ठा ना जमे। लोग इकट्ठा जम गए तो उसमें अफवाहें फैलाई जाती है, इसलिए अपना मैसेज सही ढंग से नहीं गया होगा, इसलिए लोग ज़्यादा नहीं जम पाए। आपने कल का भी मसला देखा है, एक छोटे बच्चों को लेके आई वाली कलेक्टर मैडम को भी यहाँ से भगा दिया गया था, लेकिन हमने आंदोलन करके कलेक्टर मैडम को दोबारा यहाँ पे हम लेके आए। अगर परभनी के लोग भेज दी गई हुई कलेक्टर मैडम को दोबारा ला सकते हैं तो यहाँ पे ओबीसीओ का सबसे बड़ा मेड़ावा भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ये बात रखता हूँ। दूसरी ये बात है कि हम थोड़े देरी से इकट्ठा होने शुरू हो गए। असल में भारत में सबसे बड़ी कौम, सबसे बड़ा वर्ग जो है वो ओबीसी का है, और सबसे सोए वाली कौम, सबसे सोए वाला वर्ग भी गलत लोग राज कर रहे हैं। इसीलिए देश में गलत लोग राज कर रहे हैं और हिंदू ओबीसीओ को कमंडल के नाम से बहकाया जाता है, राम मंदिर के नाम से बहकाया जाता है, और मुस्लिम ओबीसीओ में एजुकेशन के बारे में कुछ जानकारी ही ना होने के कारण वो 10वीं 12वीं के आगे नहीं जाते, इसलिए वो लड़ाई में ज्यादातर सहभागी नहीं होते। इस तरह से दोनों तरफा बहुत ही बड़े प्रॉब्लम है। और जो कुछ ओबीसी जागरूक है उन माइक्रो ओबीसीओ को बाजू में रखा जाता है। जैसे यहाँ पे नाविक समाज है, पांचाल समाज है, ये जो माइक्रो ओबीसी है उनको जानबूझ के बाजू में रखा जाता है। और इस तरह भी हमको हासिल हो रहा था, अब इतनी बड़ी लड़ाई, ये मुल्क आज़ाद होके 70-71 साल हो गए हैं, जो हमको बहुत पहले ये सारी सहूलतें मिलना चाहिए थी, वो ना मिल के 40-50 साल के बाद, चरणों के बाद अभी 30 साल हुए, ये जो सहूलतें मिल रही थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही, ख़त्म कर दी गई, कोशिश नहीं कर दी गई। पिछले टाइम हम लोग सब सोते रहे थे, खासतौर से मुस्लिम समाज बिल्कुल सोया हुआ है, उसको समझता ही नहीं है, उसको जज्बा वाली बात, उसको जज्बे वाली तकरीर वो चाहिए। असल में जो रोजी रोटी वाला मामला है, जो शिक्षण, एजुकेशन, तालीम का वाला है, नौकरी वाला मामला है, उसके तरफ कभी भी वो ना आते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं, और उसी की वजह से आज हमारी ये हालत बन गई है। और हमारी ये हालत, कोई पॉलिटिकल लीडर आता और कुछ आश्वासनें देने वाला रहता या कुछ वादे करने के लिए आता तो बहुत जोरदार तरीके से हम नारे मारते हैं, क्योंकि वो गप्पे मार के चले जाता है, मिलने वाला जुलने वाला कुछ नहीं रहता है, मगर बड़े बड़े वादे करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, उसके लिए हम जम जाते हैं, आ जाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, उसके आगे पीछे फिरते हैं। मगर जो देने के लिए आता है, जो तुम्हारे मूल प्रश्न है, बेसिक प्रॉब्लम है, बुनियादी मसाइल है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए तुम्हारे पास वक्त, ये बहुत अफसोस है। ये आज जो कुछ भी आरक्षण, रिजर्वेशन आपको मिल रहा है,
ये किसी पार्टी ने नहीं दिया, किसी लीडर ने नहीं दिया, किसी खासदार ने नहीं दिया, किसी आमदार ने नहीं दिया, किसी मंत्री ने नहीं दिया। ये मिल रही कहां से आपको? मगर ये नहीं सोचते, ये समझ में नहीं आता। मंत्री के पीछे फिरने के लिए हमारे पास वक्त है, खासदार के पीछे फिरने के लिए, आमदार के पीछे फिरने, उन्होंने क्या दिया ये पूछने की ताकत भी हमने नहीं, क्योंकि हम बेवकूफ हैं, बेवकूफी के जैसा फिरते हैं। जो लोग देने आते हैं उनका पता ही नहीं चलता तुम्हारे को। ये जो कुछ भी मिल रहा है तुम्हारे को, इसकी लड़ाई तो मैंने कहा कि 42 साल हो गए, जेल में गए, घर बार छोड़ दिए, और ये रिजर्वेशन दिलाया। जो मिल रहा है किसकी वजह से मिल रहा है? ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मिल रहा है, इस तंजीम की लड़ाई से मिल रहा है, कोई पार्टी की वजह से नहीं मिल रहा है। मैं ये बार बार कहता हूँ, मगर हमारे समझ में नहीं आया। सावंत साहब ने तड़प के बात की है, बाराबंकीदार के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पर पंचायत साहब ने मौजूद, चुनावी समाज के लोग, सब लोग लड़ रहे हैं, हमको लड़ना है। और मैं आज एक ही संदेश देने लिया है कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी होगी न दास्तां, मिट जाओगे, खत्म। और वही कोशिश चालू है तुमको खत्म करने की, हमेशा हमेशा के लिए वही व्यवसाय, वही पेशा, वही धंधा। इसका काम किस तरह से चालू है? पहले स्टार्ट में मुसलमानों में अवेयरनेस नहीं थी, बेदारी नहीं थी। उनमें बेदारी लाने के लिए मुसलसिल 15 साल करना पड़ा काम ये, और जब उनमें बेदारी आ गई, एक ताकत मिल गई और सारे लोग हमारे साथ हो गए, तो उसके बाद गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा और मुसलमानों के लिए अच्छे अच्छे GR निकालना पड़ा, जिसकी वजह से आज मुसलमानों को ये सारी सहूलतें मिल रही हैं। हमारे फिल्म स्टार जो मरहूम दिलीप कुमार साहब, जिसे पूरी दुनिया जानती है, यूसुफ खान साहब, उनका और आपका साथ कब से था, कितने साल? 14 साल वो रहे, और जिस वक्त उनको मालूम पड़ा कि मैं मुसलमानों के बुनियादी मसाइलों के लिए काम कर रहा हूँ, वो बहुत ही इंतहा बड़े आदमी थे, बड़ी सोच थी उनको कौम के लिए, कौम का बड़ा दर्द था, और जैसे ही उनको समझा कि हम कौम के बुनियादी मसाइलों का काम कर रहे हैं, उस वक्त से वो हमारे साथ जुड़ गए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तक चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। ख़ास खबर यह है कि महाराष्ट्र राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत आज ये परभणी के दौरे पर थे, और परभणी में आने के बाद परभणी के जिलाधिकारी कार्यालय में इन्होंने पत्रकार परिषद ली, और पत्रकार परिषद में इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं किस तरह की बात इन्होंने पत्रकार परिषद में कही है शिक्षण विभाग को लेकर, कि स्कूल किस तरह से शुरू किए जाएंगे, और अगर शुरू करना है स्कूल तो यहाँ पर अब परभणी ज़िले में जिस तरह से कोरोना ग्रस्तों की तादाद दिन ब दिन कम होती नज़र आ रही है, अब परभणी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल, ये परभणी के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, आमदार बाबाजानी खान दुर्रानी, SP जयंत मीना, परभणी जिला परिषद के आयुक्त शिवानंद टाकसाळे, परभणी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इनकी मौजूदगी में इन्होंने ये कहा कि आने वाले वक्त में किस तरह से स्कूल खोले जाएंगे, और अगर स्कूल खोले जाएंगे तो किस तरह से तादाद रहेंगी विद्यार्थियों की, किस तरह से विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। जहां पर कोरोनाग्रस्तों की तादाद अब कम होती नज़र आ रही, उसी के चलते अब स्कूल शुरू किए जाएंगे या नहीं शुरू किए जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आइए जानते हैं पत्रकार परिषद में उदय सामंत इन्होंने क्या कहा है। सुरू करूया का? कालपासून आणि जरा आपापसात बोलू नका। कालपासूनच मी नांदेड, हिंगोली, परभणी आणि उद्या उस्मानाबाद आणि लातूर या 5 जिल्ह्यांच्या दौऱ्यावर माझ्या विभागाचा काही आढावा घेण्यासाठी आणि विशेषतः पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे साहेबांच्या पुढाकारानं CSRमधनं तिसरी लाट रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय पक्षामार्फत जो केला जातो आहे त्या व्हेंटिलेटर स्वरूपाच्या वस्तू प्रशासनाला सुपूर्द करण्यासाठी हा माझा दौरा आहे। काल नांदेडमध्ये झाला, सकाळी हिंगोलीमध्ये झाला, आता परभणीमध्ये आहे। इथनं मी आता माझ्या डिपार्टमेंटचं जे कॉलेज आहे त्याला देखील भेट देणार आहे, त्यांना काय नवीन नवीन सुविधा उपलब्ध करून द्यायच्यात ते देखील बघणार आहे। पण विशेष महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की या सगळ्या पॅन्डेमिकमध्ये
जिल्हा प्रशासनानं चांगलं काम केलेलं आहे, शासनानं देखील उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली चांगलं काम केलं आहे, लोकप्रतिनिधी देखील चांगलं काम केलं आहे. पण आमच्या पक्षानं अशी एक भूमिका घेतली की प्रशासन शासन हे काम करतच असतं. आम्ही ज्या मतदारांपर्यंत जातो, आम्ही त्या मतदारांना मतदानाची विनंती करतो, त्यांचं आरोग्य धोक्यामध्ये असताना पक्षीय माध्यमातून देखील आरोग्याची यंत्रणा मुंबई ही महाराष्ट्राच्या ग्रामीण जिल्ह्यांमध्ये देखील पोचली पाहिजे, या उद्देशानं या व्हेंटिलेटर वाटपचा हा कार्यक्रम आहे. आणि ते सत्कारणी पण लागले पाहिजे. त्याचा वापर नाही झाला तरी चालेल, एवढं चांगलं आरोग्य सगळ्यांना मिळालं पाहिजे ही आमची सगळ्यांची इच्छा आहे. परंतु एखादी व्यक्ती बेडवर आल्यानंतर व्हेंटिलेटर नाही म्हणून त्याच्यावर काय परिणाम झाला, अशा पद्धतीची सिच्युएशन क्रिएट होऊ नये यासाठी हा आदित्य साहेबांनी पुढाकार घेतलेला कार्यक्रम होता. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे की आत्ताच मी जिल्हाधिकारी, त्याच्यानंतर पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आमदार साहेब एक अशी बैठक घेतली की या जिल्ह्यातली कॉलेजेस आम्हाला सुरू करता येतील का, आणि ती सुरू करायची जर असतील तर मी जिल्हाधिकारी मॅडमना सूचनावाजा विनंती अशी केलेली आहे की जे वॅक्सिन येईल त्याच्यातला काहीतरी कोटा जर महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसाठी आपण राखीव ठेवला तर चांगल्या पद्धतीनं 2 डोस झाल्यानंतर आपल्याला कॉलेजेस सुरू करता येतील, जसं नांदेडनं आता सुरू केलेलं आहे. तर त्या बाबतीमध्ये मी सगळ्यांना सूचना केल्यात की 3-4 दिवसामध्ये नक्की जिल्ह्याची कोविडची परिस्थिती काय आहे, नक्की नियंत्रणाखाली आहे. 3 दिवस आपल्याकडे 0 पेशंट होते, कालच काहीतरी 3 पेशंट सापडलेले आहेत, परंतु नियंत्रणाखाली आहे. पण नियंत्रणाखाली असताना किती टक्के फिजिकली प्रेझेंटीवर आम्ही कॉलेजेस सुरू करू शकतो याचा एक अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे पाठवावा अशी मी त्यांना सूचना केलेली आहे. आणि पालकांचं मत असेल, विद्यार्थ्यांचं मत असेल आणि कोविडची दुसरी लाट खरोखरच आटोक्यामध्ये असेल तर तो डिझास्टर मॅनेजमेंटचा अधिकार आहे जिल्ह्याचा, आणि डिझास्टरचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात. त्यांनी तो प्रस्ताव स्टेट डिझास्टरकडे पाठवावा. आम्ही मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करून त्या जिल्ह्याला वेगवेगळे SOP तयार करून हे निर्णय घेण्याच्या मनस्थितीमध्ये आहोत. आता हे प्रत्येक जिल्ह्याला वेगवेगळी SOP का लागणार आहे, तर आजही माझ्या स्वतःच्या जिल्ह्यामध्ये किंवा मी ज्या जिल्ह्याचा पालकमंत्री आहे त्या ठिकाणी 80 ते 100 पेशंट आपल्याला मिळत आहेत. त्याच्यामुळे तिथं मला डायरेक्ट कॉलेज सुरू करता येणार नाही, तिथे वेगळ्या पद्धतीनं करावी लागेल. पण ज्या ठिकाणी ही संख्या शून्यावर आलेली आहे किंवा शून्यावर येण्याची शक्यता आहे तिथे 50% आपण उपस्थितीमध्ये सुरू करू शकतो का, 20% उपस्थितीमध्ये सुरू करू शकतो का, आणि त्याच्या पुढे जाऊन महाविद्यालयाच्या स्तरावर, विद्यापीठाच्या स्तरावर आपण वॅक्सिनेशन करू शकतो का, असा एक चांगला फॉर्म्युला विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने जर जिल्हाधिकाऱ्यांना, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना जर करता आला त्या दृष्टीनं प्रयत्न करावेत अशा मी सूचना दिलेल्या आहेत. तर मगाशीच सांगितले की आपण एका जिल्ह्याचा क्रायटेरिया दुसऱ्या जिल्ह्याला लावू शकत नाही अशी सध्याची परिस्थिती आहे. सुदैवानं नांदेड असेल, हिंगोली असेल, परभणी असेल किंवा पुढचा पट्टा असेल जिथं आता कोविडची सिच्युएशन फार तुरळक आपल्याला दिसते, त्या ठिकाणी आपण एका बेल्टपुरता एकसारखा निर्णय करू शकतो. पण तोच निर्णय कोकणामध्ये होईल याची गॅरंटी देता येत नाही, तोच निर्णय सातारा जिल्ह्यामध्ये होईल याची गॅरंटी देता येत नाही. कारण सातारा जिल्ह्याचे आजचे पेशंट जवळजवळ 400 ते 450 आहेत, कोल्हापूरचे पेशंट 400 ते 450 आहेत. पण तिथं आम्ही विद्यार्थ्यांना बोलवायचं धाडस करायचं का, हा एक आमच्यासमोर प्रश्न असल्यामुळं प्रत्येक ठिकाणची SOP आम्हाला वेगवेगळी करावी लागली तरी चालेल, पण निदान विद्यार्थी पुन्हा एकदा कॉलेजमध्ये यायला सुरुवात होईल, ते पूर्वीचंच वातावरण निर्माण करण्यामध्ये आम्ही यशस्वी होऊ आणि त्याच्यातनं पुढे पुढे तिसरी लाट येणार नाही याची देखील प्रिकॉशन घेतली पाहिजे. सर सध्या CETच्या बाबतीमध्ये 11वीच्या CETच्या बाबतीमध्ये तो निकाल दिलेला आहे. त्याच्यामुळे जो निकाल दिला आहे तो अंमलबजावणी करावी लागेल. ती CET शालेय शिक्षण विभागाअंतर्गत येते, माझी CET ही उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाअंतर्गत येते. किंवा माझ्याकडे जी CET आहे ती प्रोफेशनल कोर्सेससाठी आहे, नॉन प्रोफेशनल कोर्सेससाठी देखील घ्यावी अशा काही लोकांचा आग्रह होता, पण ते आम्ही मान्य केलं नाही. 12वीच्या मार्क्सवरच आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स जे पारंपरिक अभ्यासक्रम आहेत त्यांना आपण ॲडमिशन देतो आहे. आणि इंजिनिअरिंग जे आहेत, म्हणजे D.Pharm असेल, B.Pharm असेल, लॉ असेल, ज्याला CET कंपल्सरी आहे ती ऑनलाईन CET होणार आहे, पण केंद्रावर जाऊन होणार आहे, घरात बसून मोबाईलवर नाही होणार. कारण एकाच दिवशी आपल्याला ती करायची आहे, ती काय 8 दिवस करायची नाही. त्याच्यामुळे ती CET आम्ही घेणार आहोत. 26 पासून सुरू होत आहेत त्या. पण आता परत विद्यार्थ्यांची अशी मागणी आहे की अजून 4-5 दिवस CETची लिंक पाडून द्यावी. तर तसं लागलं तर या पॅन्डेमिकमध्ये निर्णय घेऊ आम्ही. सर, रुग्णसंख्या परभणीसारख्या काही जिल्ह्यांमध्ये कमी आहे, पण जिथं वाढते त्या ठिकाणची इकडे येणारी वाहतूक सुरूच आहे, त्याच्यामुळं भविष्यात ही रुग्णसंख्या तिकडे इकडे येऊ शकते. तर त्या दृष्टिकोनातून कुठले पावले उचलताना दिसत नाही. आता हा जो निर्णय आहे तो मला असं वाटतं की स्थानिक पातळीवर
जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यायचा निर्णय आहे, पालकमंत्री महोदयांशी बोलून घेण्याचा निर्णय आहे, त्याच्यामुळे तो स्थानिक लेवलचा निर्णय ते घेतील. विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत वॅक्सिनेशनचा आपण पर्याय एक आता समोर आणला, जसं मुंबईला लोकलसाठी 2 डोस झालेल्या लोकांना दिलाय, तर महाविद्यालयांमध्ये मी राबवायच्या सूचना आताच मी विभागाचा मंत्री म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सांगितले की महाविद्यालयातले जे प्राध्यापक आहेत, महाविद्यालयातले जे शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत आणि संस्था चालक आहेत ज्यांचा संपर्क कायमस्वरूपी विद्यार्थ्यांबरोबर येणार आहे, त्यांनी दुसरा डोस घेतला आहे की नाही याची एक पडताळणी करावी. तशा पद्धतीने पडताळणी जिल्ह्यातली होईल. सर, काही परभणी जिल्ह्यातल्या संस्था चालकांच्या शाळेचं MSCB अंतर्गत डिस्कनेक्ट होत आहे, लाईटचा विद्युत प्रवाह डिस्कनेक्ट केला जात आहे आणि परीक्षा असताना सुद्धा ह्या काळामध्ये डिस्कनेक्शन कसं म्हणजे परीक्षा चालू असताना बाकी थकबाकी म्हणून त्यांच्याकडून वसुल्या केल्या जातात आणि जे रुटीनमध्ये आहेत त्यांना सुद्धा अशा पद्धतीनं महाविद्यालयाचं डिस्कनेक्शन झालं असेल तर मी स्वतः नितीन राऊत साहेबांशी बोलेन, त्यांच्या खात्यामार्फत त्यांना आदेश द्यावे लागतील. मी आजच बोलेन त्यांच्याशी. पण मला ती यादी जर मिळाली कुठच्या महाविद्यालयांचं कट केलेलं आहे, रवींद्रनाथ टागोर हां तेच गोंड्यामध्ये नवीन रवींद्रनाथ टागोर चित्रकला महाविद्यालय, नाही स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन CM साहेबांच्या अशा आहेत. इव्हन विद्यार्थ्यांच्या बाबतीमध्ये देखील अशा आहेत की एखाद्या विद्यार्थ्यानं किंवा 10 विद्यार्थ्यांनी जर फी भरलेली नसेल तर त्यांच्यावर काय संस्थेनं किंवा कॉलेजेसनी कारवाई करू नये अशा पद्धतीच्या आमच्या स्टँडिंग इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. तसं जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील याच्यामध्ये लक्ष घालावं, कारण शिक्षण देणाऱ्या संस्थेमधले बिल भरलं नाही या पॅन्डेमिकमध्ये म्हणून जर कट होत असेल तर ते भूषणावं नाही. तर जिल्हाधिकारी पण बघतील, मी नितीन राऊत साहेबांना पण सांगेन. चलते हैं अगली खबर की तरफ. शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो. परभनी शहर महानगर पालिका में जिस तरह की धांधलियां मची हुई है, इन धांधलियों को लेकर एकता सेवा भावी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान आज इन्होंने परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इन परभनी के जिलाधिकारी कार्यालय के प्रांगण में आड़े हाथों लिया. आइए जानते हैं किस तरह के सवालात का बौछार एकता सेवा भावी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान इन्होंने किया है और उसका जवाब, उन सवालों का जवाब परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने किस तरह से दिया. शुरू हुई होती पाइपलाइन जमजम में भी पानी, फिर आप बारिश आ जाएंगे फिर पानी नालों का क्या मतलब पाइप जो है ना, पाइप डालना था जहाँ मस्जिद के पास पाइप है, जमजम में, बरकतपुर में, हमारे बाबर कॉलोनी में, ऐसे कई जगह पे आपके इंजीनियर देशमुख साहब ने आके लेके गए, उपमापुर साहब ने बोले थे, आपसे भी बात हुई थी, अभी तक पाइप गिरे नहीं सर. हालांकि देखिए ना कितने दिन हो गए, आज 15 दिन तो हो गए सर. नहीं 15 दिन हो गए सर. आप बारिश आ जाएंगी फिर बाद में फिर वही परेशानी होने लगी. आप आयुक्त साहब है और हमको देखिए, मैं अजमत खान हूँ, आपके देखिए आपका नाम पवार साहब है, आप जी 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 हाँ, मतलब पवार है तो पवार वाली बात मेरे तक शायद नहीं आ सकती. नहीं हमारा हमारा काम है बताना चाहिए ना. आपकी तारीफ की जाए उतनी कम है. 11 जुलाई 2021 को जिस तरह से बारिश में आप कलेक्टर साहब और SP साहब ने जिस तरह से रात के 2 बजे अपनी टीम को उठाकर लेकर गए प्रभाग नंबर 3 में, जिस तरह से आपने मेहनत की वो सराहनीय काम है. लेकिन यहाँ पर भी ये भी हो जाएगा, छोटी छोटी बातें सर हम आपके सामने बैठे चैनल के माध्यम से पूरे शहर के सामने करेंगे. सर हमारा एक रिक्वेस्ट है कि 15 अगस्त के दिन की जो फायर ब्रिगेड्स वाले जो लोग हैं आपके महानगर पालिका के अंतर्गत में आते, तो इनको कोरोना योद्धा से सम्मानित करना चाहिए. इसके साथ बहुत लोगों को करना है. आपके डिपार्टमेंट के बहुत लोगों ने काम किया, मगर उनका काम बहुत अच्छा था. वो जब तब पर जहाँ बोले वहाँ उनके साथ सब लोगों का ही करना है. बच्चों ने करना है. बच्चों को भी करना चाहिए. बहुत सारे लोगों को